नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात एक बड़े अफसर हिरेन जोशी अखबार के संपादकों की स्क्रिप्ट लिखकर भेजते हैं। मतलब कि संपादक को अपने चैनल, अपने अखबार में कौन सी हेडलाइंस लगानी है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है। ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। और अब चर्चा चल रही है कि चैनलों को आदेश दिया गया है कि नीतीश कुमार के बारे में ऐसी ऐसी बातें करो कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। नीतीश की जो साफ सुथरी इमेज बनी है, जो विकास की इमेज बनी है, जो एक अच्छी छवि बनी है, उसको डैमेज करने का एक अभियान शुरू करना है। और गोदी मीडिया के चैनल जो हुक्म मेरे आका इस तर्ज पर तुल गए नीतीश कुमार की बदनामी कराने में, नीतीश कुमार को परेशान करने में और नीतीश कुमार के बारे में तरह तरह की कहानियां गढ़ने में। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या यह सच है? इस विषय पर और इंडिया गठबंधन के भविष्य पर, न्याय यात्रा पर बात करने के लिए आज मैं देश के जाने माने पत्रकार, जिनको हम तमाम बड़े बड़े टीवी चैनलों में देखते हैं, मैं प्रोफेसर अभय दुबे जी के साथ बातचीत करूंगा और इन सारे पहलुओं पर आज हम लोग चिंतन करेंगे, आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मैं चलता हूं अभय दुबे जी के पास। स्वागत है अभय जी आपका। और समझना चाहूंगा, चूंकि आपको बहुत ज्यादा अनुभव है, नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की कहानियां चल रही हैं। नीतीश कुमार एनडीए की तरफ चले जाएंगे, लल्लन सिंह को उन्होंने हटा दिया, पार्टी उनकी टूटने वाली थी, विधायकों ने मीटिंग करी, यानी कितनी कितनी कहानियां। चूंकि बिहार मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत परेशानी भरा सबब है। बिहार में क्या हो जाएगा कह नहीं सकते। बीजेपी परेशान है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार की जो कहानियां गोदी मीडिया सुना रहा है वो सही है, या कोई बड़ा खेल है नीतीश कुमार को बदनाम करने के पीछे? सही जगह पर रखी है, नब्ज पे उंगली रखी है, समस्या की नब्ज पर। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार को इस समय एक बहुत बड़े दुष्प्रचार के अभियान का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा अभियान, ऐसा साइकोलॉजिकल वार, ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध किसी नेता के खिलाफ कभी नहीं छेड़ा गया। शायद राहुल गांधी का जो पप्पूकरण करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबे अरसे तक, वो भी एक तरह का साइकोलॉजिकल अभियान था। वैसा ही साइकोलॉजिकल अभियान नीतीश कुमार के खिलाफ छेड़ा गया है। इसका एक पहलू है, यह है कि नीतीश, बार बार ये कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, और इशारा ये किया जा रहा है कि उनका दिमाग अब पहले की तरह काम नहीं कर रहा है, वो भूलने लगे हैं। इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अफवाहों का मार्केट है वो काफी इस वक्त गर्म है। लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं जाते हैं और जैसे किसी नेता के परिवार में किसी बुजुर्ग का देहांत हुआ तो अपनी पार्टी की, तो उसके यहाँ गए तो वो उसके शव पर फूल माला चढ़ाने की बजाय वो उस नेता के ऊपर ही फूल चढ़ाने लगे। इस प्रकार की पहली एक तो अफवाह उड़ाई गई। फिर नीतीश कुमार ने जो विधानसभा में वक्तव्य दिया था, या जीतन मांझी के बारे में जो वक्तव्य दिया था, उस वक्तव्य के बहाने से नीतीश कुमार को कोई इस तरह की भयंकर बीमारी हो गई है जिससे उन्हें जबान पर काबू नहीं रह गया है और वो अनाप शनाप कहने लगे हैं, और इस तरह वो मुख्यमंत्री पद के योग्य नहीं रह गए हैं और अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और यहां तक ये वक्तव्य दिया गया कि नीतीश कुमार को लगातार एक खास तरह की दवा खिलाई जा रही है खुफिया तौर पर, और ये वक्तव्य कुछ मांझी ने दिया वक्तव्य, मैंने खुद इस वक्तव्य को सुना उन्हें देते हुए। तो आप देखिए खुल के किस तरीके से सारा काम हो रहा है। उनको बीमार घोषित किया जा रहा है, उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है, उनकी याददाश्त गड़बड़ा गई है, और अब वो कहा जा रहा है कि वो कोई इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं है, ना वो जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और साथ में इस बात को साजिश का भी रूप दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव के परिवार द्वारा उनके खिलाफ साजिश की जा रही है ताकि जल्दी जल्दी ये बीमार होकर छोड़ें और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का पद संभालें। एक तो ये प्रचार चल रहा है। इसी प्रचार के समांतर साथ साथ में एक दूसरा प्रचार ये चलाया जा रहा है कि वो एनडीए में वापस आने वाले हैं, और इसलिए वो ललन सिंह को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष बनना चाहते हैं ताकि फिर से एक पलटी मार सकें। और वो तीसरी बात ही इसी से जुड़ी हुई कही जा रही है
कि जैसे ही ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर नाम का प्रस्ताव किया और अरविंद केजरीवाल ने उसका अनुमोदन किया, वैसे ही नीतीश कुमार नाराज हो गए और चुपचाप बैठ गए नाराज होकर। तो ये सारे के सारे प्रचार नीतीश कुमार के खिलाफ चल रहे हैं। कौन कर रहा होगा अभय जी? कहां से ये आदेश आ रहे होंगे कि नीतीश की बदनामी कर रहे हैं, करो? चैनलों को ये निर्देश कौन देता होगा? देखिए, अभी पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक आज तक पे होने वाले एक कार्यक्रम में एक गुजरात के नेता का नाम लिया था और कहा था कि रोज सवेरे उनका फोन चैनलों के पास जाता है, उससे उस दिन का एजेंडा सेट हो जाता है। अरविंद केजरीवाल ने भी एक इस तरह का नाम लिया, आपने खुद ही अपनी भूमिका जब बनाई थी तो उसमें आपने बात करी। तो इससे कम से कम जो मोडस ऑपरेंडाई है, चैनलों को किस तरह नियंत्रित किया जा रहा है और चैनल किस तरह अपने आप को नियंत्रित होने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका कम से कम एक नमूना सामने आता है कि कहीं ना कहीं से केंद्रीकृत रूप में, एक बड़े सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में चैनलों को रोज ही कहा जाता है कि आज आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, आपको आज ये अफवाह फैलानी है, आज आपको इसके खिलाफ कुछ लिखना है, आपको ये बोलना है, आपको फलानी खबर को ये स्पिन देना है। ये कहीं बैठकर पीछे साजिश में जो एक्सपर्ट विशेषज्ञ लोग हैं वो ये काम करते हैं और चैनल सब उसका पालन उसी हिसाब से करते हैं। और इसमें प्रिंट मीडिया ज्यादा इसमें भागीदार नहीं है इस पूरे इस कॉन्स्पिरेसी में। ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वही इस कॉन्स्पिरेसी में भागीदार है, या फिर जो डिजिटल मीडिया पे जो सरकारी पार्टी की और उनके समर्थकों की उपस्थिति है, वो लोग ये सब काम करते हैं। तो ये गोदी मीडिया का एक नया चेहरा है जो कि हम लोगों के सामने आया है। अब ये जो दुष्प्रचार चल रहा है लगातार नीतीश के बारे में, कहानियां एक के बाद एक सामने आ रही हैं, इन कहानियों का कितना असर पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार की छवि वाकई खराब होगी? क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी? क्या वाकई में कहीं नीतीश कुमार एनडीए की तरफ जा तो नहीं रहे हैं? देखिए, जहां तक मेरा आकलन कहता है, मेरे ख्याल से नीतीश कुमार के एनडीए की तरफ जाने का कोई संभावना नहीं है और ना ही वो ऐसा चाहते हैं। इसका एक सबूत है मेरे पास। वो सबूत ये है कि जब जो प्रस्ताव ललन एक दिन पहले तैयार किया गया था, उस प्रस्ताव में नीतीश कुमार ने खुद एक पैराग्राफ जुड़वाया था अपनी तरफ से और उस पैराग्राफ में साफ कहा गया था कि जब भी हम गरीब की बात करते हैं, जब भी हम दबे पिसे की बात करते हैं, जब भी हम शोषित की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी फौरन सनातन लेके सामने आ जाती है। इसलिए उसके साथ संघर्ष करना हमारे लिए जरूरी है। तो इतनी आक्रामक आलोचना उन्होंने स्वयं जुड़वाई थी। जो व्यक्ति एनडीए में जाने की तैयारी कर रहा होगा वो इस प्रकार का पैराग्राफ उस प्रस्ताव में नहीं जुड़वाएगा। ये उस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। और नीतीश कुमार अब भाजपा विरोधी राजनीति की उस डगर पर इतनी दूर तक आ चुके हैं कि वहां से उनका वापस लौटना नामुमकिन है। न वो लौटना चाहते हैं। ये बात जरूर उनके बारे में अफवाह के तौर पर कही जा रही है ताकि भ्रम फैल सके। इस तरह की मुझे तो कोई संभावना नहीं लगती। दूसरे, खुद भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार को वापस ले सके। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये दुष्प्रचार ही है केवल। देखिए, बिहार भाजपा में और केंद्र में भी जिससे जुड़े हुए लोग हैं, उनमें बहुत दिनों से जो नीतीश कुमार के साथ थे, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ही इस बात पे चर्चा थी कि भाजपा को अकेले बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए, अकेले नीतीश कुमार के समर्थन की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि भाजपा आला कमान का ध्यान लोकसभा चुनाव के ऊपर भी था, वो लोकसभा चुनाव में कोई अड़ंगा नहीं डालना चाहते थे, इसलिए विधानसभा में वो प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं हुए कि नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा अकेले चुनाव लड़ लेंगे। अब तो नीतीश कुमार छोड़ ही गए उनको, अब तो नीतीश कुमार के खिलाफ ही उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो अब भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। अब भाजपा में भी नीतीश कुमार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, अब रास्ते बंद हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार को भाजपा विरोधी राजनीति करनी है और भाजपा को नीतीश कुमार विरोधी राजनीति करनी है। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है जो प्रचार के जरिए किया जा रहा है। तो अभय जी, फिर लल्लन सिंह को पार्टी के अध्यक्ष से क्यों हटाया गया? जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार कोई लल्लन सिंह से या पार्टी का कामकाज जिस तरीके से चल रहा है उससे कोई बहुत ज्यादा संतुष्ट थे। अच्छा, नीतीश कुमार पार्टी के सर्वे सर्वा है, पार्टी के सर्वोच्च नेता है। उनसे बड़ा नेता तो पार्टी में ना कोई था ना कोई है। उन्हीं की स्थापित की हुई पार्टी और ना आगे कभी होगा। तो मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि नीतीश कुमार को लग रहा था कि पार्टी पे उनकी पकड़ कमजोर है। ये देखिए, आप इसे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि राहुल गांधी की कांग्रेस में पकड़ कमजोर है? जगत प्रकाश नड्डा जब भाजपा के अध्यक्ष हैं, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अमित शाह की ये नरेंद्र मोदी की पार्टी में पकड़ कमजोर है?
इसका ये मतलब तो नहीं निकाला जा सकता। इसी तरीके से ललन सिंह अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। हो सकता है कि नीतीश कुमार को लगता हो कि अगर उनके हाथ में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी की बागडोर सीधे सीधे रहेगी, तब वो पार्टी का प्रबंधन जो है ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अबे जी, इस बातों से कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तेजस्वी की रणनीति बनाई जा रही है, बिहार में इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? नीतीश कुमार तो कह चुके हैं कि भाई ये तेजस्वी जो है वो हमारे उत्तराधिकारी की तरह देखता हूं, तो उसमें ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पीठ पीछे कोई साजिश हो रही हो इस तरह की। और तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाने से इंडिया गठबंधन में, वहां का जो महागठबंधन है, उसमें कुछ लोग नाराज जो थे, तो वो भाजपा में चले गए अपना लेके। भाई जो लोग नाराज थे, वो जो जीतन राम मांझी नाराज थे, या मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे, तो वो मदन सहनी नाराज थे, तो वो चले गए भाजपा में। तो जो जिन्हें जाना था वो जा चुके हैं, जिन्हें रहना था वो है मौजूद वहां पे। तो अब उससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है उसके अंदर। देखिए, समझने की बात यह है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। तमाम सेफर अकेले दम पे लगभग भाजपा को हराने की स्थिति में, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे उस गठजोड़ में, भाजपा को हराने की स्थिति में वो पहुंचा दिया था उसने। बहुत मामूली अंतर से ही तो चूक गए वो सरकार बनाने से। उसके बारे में तरह तरह की थियरी चलती है कि भाई वो क्यों नहीं चुनाव जीत पाए, जीता या तो चुनाव उनके हाथ से कैसे निकल गया। तो मैं ये मानता हूं कि और सारे सेफोलॉजिस्ट भी ये मानते हैं कि जहां जहां भाजपा की सीधी टक्कर राष्ट्रीय जनता दल से होगी, वहां राष्ट्रीय जनता दल ही भाजपा पे हावी रहेगा। इस प्रकार बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। वो भाजपा से भी बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार से भी बड़ी पार्टी है, वो सबसे बड़ी पार्टी है वो राष्ट्रीय जनता दल। तो अभय जी, क्या लग रहा है आपको, अगर इंडिया गठबंधन वहां मजबूत रहता है, तेजस्वी लालू एक जगह रहते हैं, तो ये गठबंधन बीजेपी को कितनी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, बिहार में तो बीजेपी कस के पिटेगी, मेरा मानना। जो सी वोटर के सर्वे में दिखाया गया है कि उसमें दिखाया गया है कि भाजपा अपनी सीटें जितनी जीती थी वो दोबारा जीत लेगी। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि या तो फिर भाजपा ज्यादा जीतेगी, या फिर भाजपा ने जो पिछली बार जीता था उसमें भाजपा कम से कम 10 सीटें हारेगी, और 10 सीटों का टोटा भाजपा को वहां से झेलना पड़ेगा। लगभग ऐसा ही महाराष्ट्र में भी होगा। या तो भाजपा ज्यादा जीतेगी, या फिर जो जीती थी उससे बहुत कम जीतेगी। ये नहीं हो सकता कि भाजपा अपना हिस्सा जीते आए और एनडीए के तो पहले वाले गठजोड़ वाले रहे नहीं है उनके साथ में। उधर शिवसेना टूट गई है, इधर नीतीश कुमार अलग हो गए हैं, तो भाजपा को दोनों जगह बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज्यादा संभावना क्या है कि ज्यादा जीतेगी या फिर कम जीतेगी? मुझे लगता है कम ही जीतेगी, क्योंकि जो सामाजिक समीकरण है वो महागठबंधन का बहुत शक्तिशाली है। एक बार अमित शाह भी, आपको याद होगा, कह चुके हैं कि वहां 3 शक्तियां हैं, 2 शक्ति जिधर मिल जाती हैं वो चुनाव जीत जाता है। ऐसी बात अमित शाह ने भी पहले कही है। तो शायद वो आपको भाजपा के जो समर्थक हैं उनसे हमदर्दी रखने वाले भी मानते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो अभी, जैसी उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति है, जब तक उत्तर प्रदेश में कोई गठजोड़ नहीं होता, गठजोड़ होते ही यहाँ भी स्थिति बदलनी शुरू होगी। अभी चूंकि गठजोड़ नहीं है, सब लोग अलग अलग हैं, तो ये अभी आप केवल कह सकते हैं कि संभावना है गठजोड़, लेकिन अभी गठजोड़ तो हुआ नहीं है ना। लेकिन बिहार में तो एनडीए बनने से पहले गठजोड़ मौजूद है, महाराष्ट्र में एनडीए बनने से पहले गठजोड़ मौजूद है। एक तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र का और बिहार का गठजोड़ एनडीए के लिए प्रेरणा का स्रोत है, इंडिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अभय जी, बात करते हैं कांग्रेस की। न्याय यात्रा की तैयारी पूरी चल रही है। क्या लग रहा है, इस न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होने की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, न्याय यात्रा एक बहुत बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम है, एक ऐसा जनसंपर्क कार्यक्रम जो चुनाव के दौरान कभी किसी ने नहीं किया आज तक। इस लिहाज से ये एक बड़ी अनूठी किस्म की चीज है। इसकी सफलता कितनी बड़ी होगी ये तो मई के महीने में हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन अभी जो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं वो ये है कि जब न्याय यात्रा शुरू होगी तो हर प्रदेश में जहां जहां क्षेत्रीय शक्तियां हैं जो इंडिया गठबंधन की सदस्य हैं, उन सबसे बातचीत कर ली गई है, उनको निमंत्रण दे दिया गया है। वो सब लोग भी अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में इस न्याय यात्रा में शामिल होंगे। और ये न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की तरह केवल पदयात्रा नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़े समय में उनको बहुत ज्यादा इलाका, इसलिए वाहनों का इस्तेमाल भी करेगी न्याय यात्रा। तो इसमें बहुत
नए नए तरीके से जो स्थानीय राजनीतिक शक्तियां हैं, जो कांग्रेस से बाहर की हैं लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हुई हैं या उसकी परिधि में आती हैं, वो सब इसके साथ जुड़ेंगी। और ये पॉलिटिकल एक्शन जब सड़क के ऊपर होता है, भारत जोड़ो यात्रा में हम देख चुके हैं, तो उससे बड़ा ही प्रभावी सीन बनता है। ये एक बहुत ही विशाल रोड शो है जो 2 महीने से ज्यादा लगातार चलता रहेगा। अभी तो रोड शो 2-2, 3-3 घंटे के होते हैं, ये 2 महीने मुतवातिर होने वाला रोड शो है। तो जनवरी से चलेगा और मार्च में खत्म होगा। ऐसा रोड शो कभी भी भारतीय राजनीति के इतिहास में नहीं हुआ है। अभय जी, क्या लगता है कि इस रोड शो को जब चलेगा या ये न्याय यात्रा जो चलेगी, इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो मेन स्ट्रीम मीडिया कितना दिखाएगा इस यात्रा को? देखिए, उनको दिखाना पड़ेगा। इसमें ये कह सकते हैं आप कि जिस वक्त राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम चल रहा होगा, उस वक्त हो सकता है फोकस उधर ज्यादा रहे, लेकिन बाकी जगहों पे तो उसको दिखाना पड़ेगा मेन स्ट्रीम मीडिया को। मेन स्ट्रीम मीडिया शुरू में थोड़ी बहुत उपेक्षा कर सकता है, उसकी बीच बीच में उपेक्षा कर सकता है। जब रामलला वाला मामला होगा तो उस वक्त ज्यादा उपेक्षा उसकी होगी, लेकिन ये तो इतना लंबा रोड शो है कि उसको आप बहुत समय तक उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अभी शायद 14 अगस्त से शुरू होने वाला है। कब से शुरू होने वाला है ये? हाँ, 14 तारीख से। हाँ, 14 तारीख से शुरू होने वाला है, 14 जनवरी से। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, एक आध दिन उसका खुमार रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि 20 से लेकर और 22-23 तक इसके ऊपर फोकस कम रहेगा, लेकिन बाकी समय तो सारा फोकस इसी को अपनी ओर खींचना है। अच्छा, जितना अभी 22-23 दिन है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के, लेकिन दिन भर चैनल जो राम मंदिर का दिखा रहे हैं, क्या जनता दिन भर देखना पसंद करेगी? एक ही चीज बार बार, अयोध्या में ये हुआ, अयोध्या में हुआ। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनमानस कम से कम सरकारी पार्टी और उसके समर्थकों का जो विशाल दल है, वो तो ये मानता है कि ये चीज लगातार एक बहुत ही ये कोई बहुत बड़ी नई घटना होने वाली है, जिससे देश के विमर्श को बहुत और भी ज्यादा जो हिंदुत्ववादी विमर्श है वो और भी ज्यादा मजबूत हो, उसका चुनावी फायदा भी मिले। इसीलिए आप देखिए, शंकराचार्यों की तरफ से ये आलोचना आ रही है, जो धर्मगुरु, धर्म के जानकार लोगों की तरफ से आलोचना आ रही है कि किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब वो पूरा बन जाता है। इसमें तो केवल अभी जो ग्राउंड फ्लोर है वही केवल तैयार हुआ है, जमीनी तली तैयार हुआ है, बाकी तो बड़ा मंदिर बना ही नहीं है। अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो भारत में पहली बार हो रही है। जब मेरे सामने ये सवाल आता है तो मैं ये कहता हूं कि ये कोई धर्म और अध्यात्म का मामला नहीं है, ये एक राजनीतिक योजना है, ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। ये सब पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। ये भी तो हुआ है कि एक इस तरह का एक वो निकाला गया है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है वो रामलला का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं मंदिर की तरफ, फिर बीच में उसको खारिज भी किया गया, उसको हटाया भी गया। तो इसके पीछे आप भावना ये है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री तो पहले से विष्णु का अवतार है, तो जो विष्णु का एक अवतार दूसरे अवतार को ले जा रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। ये इस बीच में उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी को भी हटाया गया है। प्रियंका गांधी यहाँ की कोऑर्डिनेटर थी, संयोजक थी, सब देख रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश से उनको हटाया गया। इसका क्या मतलब हो सकता है कांग्रेस में? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रियंका गांधी ने मन बना लिया था कि अब वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी नहीं रहेंगी। तो मेरे ख्याल से उन्होंने अब जिस तरह की राजनीति करना तय किया है उसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया है किसी प्रदेश का। अब औपचारिक रूप से प्रियंका गांधी किसी भी कोई प्रभारी नहीं है। अब इस तरह की भी एक खबर उड़ाई जा रही है कि वो कांग्रेस की संगठन मंत्री बनना चाहती थी, लेकिन उनको संगठन मंत्री नहीं बनाया गया। ये बात भी कही जा रही है कि कांग्रेस में 2 बड़े गुट हैं, एक गुट की बागडोर राहुल गांधी के हाथ में है और एक गुट की बागडोर प्रियंका गांधी के हाथ में है, और दोनों गुट आपस में लड़ रहे हैं, यानी भाई बहन में कांग्रेस के अंदर भाई बहन का संग्राम चल रहा है। ये भी एक तरह का साइकोलॉजिकल वारफेयर है। खूब चलाया गया। दरअसल साइकोलॉजिकल वारफेयर पे इसको केंद्र देखिए ना, कोई प्रमाण नहीं है इन बातों के उपलब्ध, लेकिन जम के बार बार रोज मेरे सामने ही बातें कही जाती हैं मंच पे। और कारण क्या कि केवल बदनामी हो जाए, नीतीश की हो जाए, प्रियंका की हो जाए, राहुल की हो जाए। डायवर्जन एक चीज होती है, कहते हैं डायवर्जन, दूसरी चीज होती है स्पिन, कि लगातार आप जो हो रहा है उसको आप अपने राजनीतिक स्वार्थ को हल करने के लिए एक ऐसा मोड़ दे दें जो कि लोग उस तरह सोचने लगे उसके ऊपर।
तो एक ऐसी पार्टी जहां भाई बहन के बीच संग्राम चल रहा है, कौन उसके ऊपर विश्वास करेगा, कौन उसकी पार्टी को वोट देगा? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या बीजेपी आपको लगता है इस रणनीति में कामयाब हो पा रही है? लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि भाई ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग विश्वसनीय हैं, ये लोग भरोसेमंद नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र को तो हम लोग कम करके नहीं आंक सकते। मेरे ख्याल से न केवल उसके पास सबसे ज्यादा सर्वाधिक संसाधन है, बल्कि उसका प्रचार तंत्र बहुत जबरदस्त है। जिन 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 मंचों को लोग निष्पक्ष मानते हैं, या जो लोग ऐसे खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, वो सारे के सारे मंच, उनकी मीडिया मंच, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल वगैरह है, भाजपा की ही सेवा में लगे रहते हैं। भाजपा की तरफ से ही मिलने वाले निर्देशों के जरिए उनका हालत यह है कि भाजपा का प्रवक्ता अगर किसी मंच पे है मौजूद, किसी टीवी चैनल पे मौजूद है, और उसको लगा कि उसको कम बोलने दिया गया, तो बड़ी जबरदस्त रूप से चिल्ला चिल्ला के शिकायतें करता है। बाद में कहता है आपने बाद मुझको बोलने नहीं दिया। हाँ, बाद में शिकायत करता है, संपादक को फोन करता है, चैनल हेड को फोन करता है कि आपने हमें बोलने नहीं दिया गया, हम देख लेंगे आपको, ये वो। और जरा भी उसको लगता है कि उसकी मर्जी नहीं चल रही है, तो वो लोग कह देते हैं हम इस चैनल में नहीं आएंगे। तो वो चैनल वाले की दिल की धड़कनें रुकने की हालत हो जाती है। ये दिल्ली के नोएडा वाले चैनलों का ये हाल होता है कि अगर नहीं बुलाया गया तो बीजेपी वाले नाराज हो जाते हैं। देखिए, हर चैनल में 1000 करोड़ 1,500 करोड़ रुपए लगा हुआ है। तो अब वो लोग सरकार से और सरकारी पार्टी से किसी किस्म का पंगा लेने की स्थिति में तो है नहीं। यही कारण है कि जो प्रेशर होता है वो प्रेशर मान लिया जाता है। वो तो मानना ही पड़ेगा प्रेशर भाई। जब जो गेम कैपिटल इंटेंसिव है, पूंजी सघन है, जहां पे इतना बड़े पैमाने पर पूंजी लगी हुई है, वो लोग कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं होगी किसी भी तरीके से। और ये सरकार भी ऐसी है जो कंट्रोल करना चाहती है, कंट्रोल फ्रीक्स हैं बैठे हुए यहाँ। इसीलिए कह दिया कि भाई कंट्रोल और कैप्चर। आप भाजपा के अंदर खाने बात कीजिए, लोग कहते हैं साहब ये लोग सीसी है। सीसी क्या हुआ? कैप्चर एंड कंट्रोल। जितना कैप्चर और कंट्रोल की क्षमता इन लोगों ने दिखाई है, उतना और कभी किसी भारत में किसी सत्ताधारी नहीं दिखाई। अच्छा, पार्टी के अंदर घुटन नहीं होती? बीजेपी के सांसद मंत्री घुटन महसूस नहीं करते होंगे? सत्ता का सुख तो मिल रहा है ना सबको, फिर काम भी नहीं करना पड़ता कुछ भी। बैठे हुए अफसर सारा काम कर रहे हैं। ऊपर एक जो कारपोरेट स्ट्रक्चर होता है ना, पिरामिड, ऊपर से निर्देश आते हैं। लागू करने वाले काम अफसर के, मंत्री काम उद्घाटन करना, हर जगह जाके लोगों के सामने मिलना, मालाएं पहनना, मंत्री काम ये रह गया है। और ऊपर से आने वाले निर्देशों को बोलना उनके बारे में, कोई लागू करना मंत्री काम थोड़ी ना है। और वो चाहते भी नहीं है। पीएमओ के जरिए ही सारा काम चलता है। सारे प्रदेश पीएमओ के जरिए चलते हैं, सारा केंद्र सरकार का काम पीएमओ के जरिए चलता है। तो ये सेंट्रलाइजेशन की अधिकतम सीमा है। बिल्कुल ठीक बात है अभय जी। शुक्रिया इस राजनीति को समझाने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये थे अभय दुबे जी, आपको समझा रहे थे कि किस तरह नीतीश कुमार को और राहुल गांधी को बदनाम करने की योजना बनती है। किस तरह एक बड़ा फोन आता है, एक प्रमुख आदमी का फोन आता है, चैनलों की हेडलाइंस बन जाती है। बीजेपी के किसी नेता को कम बोलने दिया गया चैनलों को, तो उसके संपादकों को शिकायत आती है कि देख लेंगे हम। ये अजीब माहौल है देश का। कैसी लगी बातचीत? अपनी राय से अवगत कराइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। हमारे राज्यों के चैनल है 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, और 4PM बॉलीवुड, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।